सबका हिसाब होगा में आज बात वेस्ट एशिया के उस भीषण आग की जिसकी लपटें अब तुर्की तक पहुंच रही हैं, तुर्की के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एर्दोआन का एक बयान और इजराइल का महाअभियान। इजरायली संसद ने तुर्की के खिलाफ डेथ वारंट पर साइन कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। पश्चिम एशिया में बारूद की जो आग लेबनान और गाजा से सुलगनी शुरू हुई थी, वो अब थमने के बजाय एक ऐसे मुहाने पर पहुंच रही है जहां से थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजने लगा है। इस महायुद्ध की लपटें तुर्की के सुल्तान कहे जाने वाले रेसेप तैयप एर्दोगान तक पहुंचने वाली हैं। एर्दोगान ने इजराइल को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरी दुनिया की कूटनीति में भूचाल ला दिया। इजराइल ने इसे बेहद खतरनाक और उकसाने वाला करार दिया है। इजराइल ने अपनी सीमाएं पार की तो तुर्की चुप नहीं बैठेगा, ये शब्द हैं एर्दोगान के। एर्दोगान के इस तेवर पर इजराइल ने पलटवार किया, जिसकी उम्मीद शायद तुर्की की राजधानी अंकारा को भी नहीं रही होगी, एर्दोगान को भी नहीं रही होगी, क्योंकि तुर्की नेटो देशों का सदस्य है और अगर नेटो के किसी भी देश पर हमला हुआ तो फिर पूरा यूरोप यानी कि नेटो के सभी देश उस जंग में आएंगे, यह नेटो का संविधान कहता है। इसलिए तुर्की इजराइल के खिलाफ चौड़ा होता रहता है। इधर इजरायली संसद ने तुर्की के इतिहास को कुरेदते हुए उसके खिलाफ एक नरसंहार वाला बिल पास किया। यह सीधे तौर पर एर्दोगान की दुखती रग पर हाथ रखना है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है वॉशिंगटन में बैठा वो शख्स जिसके दोस्तों की लिस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू भी हैं और एर्दोगान भी हैं। जी हां, बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो नेतन्याहू के भी करीबी दोस्त हैं और एर्दोगान की भी तारीफ करते नहीं थकते, इस वक्त एक बहुत बड़े धर्म संकट में है। ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि इजराइल से नफरत के कारण एर्दोगान ईरान के साथ हाथ मिला सकता है। हालांकि तुर्की ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन असली फसाद की जड़ वो हथियार डील है जो ट्रंप आगामी नेटो समिट से पहले तुर्की के साथ करने जा रहे हैं। ट्रंप तुर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और दर्जनों खतरनाक जेट बेचने की तैयारी में है। इस फैसले से इजराइल खफा है, गुस्से में है। एक तरफ तुर्की को अमेरिकी हथियारों की खेप मिलने का डर, दूसरी तरफ इजरायली संसद का तुर्की के खिलाफ पास हुआ बिल वेस्ट एशिया के कूटनीति में, राजनीति में एक बहुत बड़ा संकट लाता दिख रहा है, जहां ट्रंप को अपने दो दोस्तों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। तो क्या एर्दोगान की बयानबाजी सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए है, इमेज चमकाने के लिए है, या वाकई तुर्की इजराइल से लोहा लेने का मादा रखता है? इतनी औकात है वहां के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान की, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के जरिए तुर्की पर नकील कसने की कोशिश करेंगे और अगर तुर्की बहुत ज्यादा उछला तो उसका हिसाब भी कर दिया जाएगा। एर्दोगान की हुंकार, इजराइल का पलटवार। शब्दों से शुरू हुई जंग अब संसद तक पहुंचा दंगल। अब तेल नहीं बारूद बह रहा है, वेस्ट एशिया फिर धधक रहा है। तो क्या आने वाले समय में तुर्की वर्सेस इजराइल की कोई लड़ाई हो सकती है? क्या इजराइल तुर्की के पीछे जाएगा? तुर्की नेटो सदस्य है, यह भी इजराइल को नहीं भूलना चाहिए। यानी पूरी दुनिया में कहीं भी हालात सामान्य नहीं दिख रहे। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विंग कमांडर आशीष साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। निपन आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ब्रिगेडियर राजन जामवाल से। राजन जामवाल सर, अब 36 का आंकड़ा इजराइल वर्सेस तुर्की, या तो एर्दोगान अपनी राजनीतिक इमेज चमकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं या फिर मामला वाकई गंभीर है? देखिए, आप हिस्ट्री पे जाए, अगर इजराइल और टर्किश की रिलेशनशिप पे 49 में टर्की
तुर्की रादर पहला देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्निशन दी थी। फिर 1958 में जाइए, एक एक्सिस बना था, तब उस टाइम शाह ऑफ ईरान का, तुर्की और इजराइल का बेसिकली अरब नेशनलिज्म के खिलाफ, तो काफी क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन होती रही। 90s में बहुत ज्यादा मतलब कोऑपरेशन रही। फिर कुछ चीजें हुई, स्पेशली गाजा वार, जो पहली गाजा वार 2008, और उसके बाद जब से एरोडन बने हैं, तो एक डेटरिएशन देखी गई है लगातार। अभी की हालत देखें शॉर्ट में, तो उनके दो फ्लैश पॉइंट हैं, एक सीरिया, एक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। दोनों के अंदर इन दोनों का संघर्ष चल रहा है। बट संघर्ष उस लेवल का आज की डेट में नहीं है जो एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ले सकता है। प्रेजेंटली स्टेटस ये है कि इजराइल नहीं, अगर तुर्की को अमेरिकी हथियार मिल रहा है, जिसके लिए पहले ही सिर पीट चुका है इजराइल, अमेरिका के में बहुत लॉबिंग कर चुका है, क्योंकि इस वक्त इजराइल तुर्की को एक कंपिटिटर मानता है, फ्यूचर कंपिटिटर मानता है। मतलब डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का इस वक्त अभी हालत नहीं है, पर एक फ्यूचर मिलिट्री कंपिटिटर मानता है। और क्योंकि ये फ्यूचर मिलिट्री कंपिटिटर है, तो ऑब्वियसली उसकी आर्मिंग इजराइल अपने नेशनल इंटरेस्ट में नहीं समझता। इसलिए ऑब्वियसली अमेरिका को वो प्रेशर डाल रहा है कि ये सेल्स ना हो। पर अमेरिका एंड ऑफ द डे कैपिटलिस्ट कंट्री है। अगर उसकी हथियार बिक रहे हैं, कौन खरीद रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इस तरह देखिए, अभी भी 2-4 दिन पहले ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोला कि मैंने ट्रंप को चिट्ठी लिखी है कि जितने इलीगल हथियार ब्राजील में आ रहे हैं और हमारी पुलिस पकड़ रही है, वो सारे यूएस ओरिजिन के हैं। तो आप कुछ कीजिए बट देन अमेरिका में गन लॉज और ये हथियारों के मतलब पूरी इकोनॉमी उसके ऊपर टिकी हुई है। सो ऑब्वियसली फॉर देम देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट कम फर्स्ट। तो इसलिए उनको किसी को भी बेचने में, और ना सिर्फ ये आज हो रहा है, ये आज से पहले भी, वो जो भी हथियार खरीदना चाहता है वो ओपनली दोनों साइड्स को हथियार देते हैं और सेम हथियार देते हैं, उनके काउंटर भी देते हैं। दैट इज हाउ अमेरिकन इकोनॉमी खड़ी हुई है और वो उसी पे काम कर रहे हैं। तो मतलब आई डू नॉट सी एक इसकी वजह से एक इमीडिएट कन्फ्रंटेशन कमिंग अप। यस, प्रोटेस्ट करेगा इजराइल, वो करेगा। अभी जो इजराइल में जो आर्मेनियन जेनोसाइड हुई थी, उसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया, ये पर ये पहले विश्व युद्ध की बात है, 1915 में हुई थी ये तकरीबन जेनोसाइड, और आज 110 साल के बाद ये इजराइल ऑफिशियली उसको डिक्लेयर कर रहा है। और मतलब आने वाले समय में अगर एरोडन चले जाते हैं, आई कैन स्टिल सी कि वापस रिलेशंस इजराइल और टर्की के जैसे पास्ट में थे उस प्रकार दोबारा भी आने के ये आदमी, इस आदमी का जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि जब ये व्हाइट हाउस, ओवल हाउस में बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, मजाक उड़ाया था, तंज किया था और कहा था कि कैसे इलेक्शन रिग किया जाता है, ये अगर आपको सीखना है तो एर्दोआन से आप सीख सकते हैं। उनके मुंह पर कहा था, तो वो तो जाएंगे नहीं, वो इलेक्शन रिग करने में मास्टर हो चुके हैं। मैं आशीष जी का इस पर ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्या वो देखते हैं कि कोई अभी के टाइम पे तुर्की वर्सेस इजराइल की कोई दुश्मनी दिख रही है? बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है ओवर द डिकेड्स। ये अकेला ऐसा बायलैटरल है विवेक, जिसमें इतने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। नॉर्मली एक तरह का दिखता है कि 10, 20, 30 सालों में एक आप फ्रेंड्स होते हैं, फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप अलग हो जाते हैं। बट इजराइल एंड टर्की का इतिहास गवाह है कि वेरी हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। और इवन व्हेन एर्दोगन वाज देयर इन ऑफिस, उसके समय में भी उनको कई बार क्लोज एसोसिएशंस हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल को ये मालूम है कि ये जो सेक्युलर कंट्री है टर्की है, ये इजराइल के कुछ एनिमीज की तरफ झुका हुआ है, और पिछले 10-15 वर्षों में काफी झुकाव आया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इजराइल ने अपनी मोसाद को लगा रखा था, और इन्होंने कई सालों में कई मोसाद एजेंट्स को या सस्पेक्टेड अपने टर्किश एजेंट्स वर्किंग फॉर मोसाद के लिए एक्शन लेना शुरू किया था। और इनका लीनिंग टुवर्ड्स देयर ओन फेदर्स काफी बड़ा था। इसलिए इजराइल भी अपना स्टैंड को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। आई रियली डोंट थिंक विवेक दे कंसिडर टर्की एज अ वेरी मेजर मिलिट्री थ्रेट, बिकॉज
इसराइल ने इनके बहुत से गोला बारूद हथियारों को सही किया है, रिपेयर किया है, एडवांसमेंट की है, वैल्यू एडिशन किया है ओवर द इयर्स। तो तुर्की को अंदर क्या है उनके पास, ये भी इसराइल के पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। जहां तक ये अभी हमारे को पैनलिस्ट ने सही बोला कि अमेरिका का सेल्स ऑफ वेपनरी इज एब्सोल्युटली बिजनेस, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। अब पाकिस्तान को F-16 दे रखे हैं फॉर यूज अगेंस्ट अफगानिस्तान, और इंडिया को F-35 देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। शायद अभी जब उनके F-35 को मारा गया है तो इंडिया की भी आंखें खुल रही हैं कि इसको तो कंसिडर भी करना। तो वो बिजनेस है, मतलब पाकिस्तान एक शब्द नहीं बोल पा रहा है कि अमेरिका F-35 इंडिया को। टर्की पे रहते हैं थोड़ी देर और 10-20 सेकंड। टर्की ऑफ लेट अर्डोगान साहब के कुछ कैलकुलेशंस हैं या कुछ उनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, क्योंकि सडनली उन्होंने बहुत मेजर अपनी लीनिंग चेंज की है, नंबर 1 टुवर्ड्स इस्लामिक कंट्रीज। दूसरा, पिछले 10-12 वर्षों में उन्होंने एंटी इंडिया स्टांस काफी स्ट्रांग रखा है, इंक्लूडिंग कश्मीर इश्यूज पे, पीओके पे पाकिस्तान का साथ देना, बातें करना। और अभी लेटेस्ट विवेक, जो कि हमें एज अ सोल्जर बहुत बुरा लगता है, इन्होंने कोई मिसाइल बनाई है और उस पर बोला है कि ये इंडिया तक रेंज जाता है इसका। आई मीन दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, वेरी स्टॉन्च एंड वेरी ऑब्जेक्शनेबल। 3 नाम लिए हैं उन्होंने, ये यूरोप कवर करेगा, अफ्रीका कवर करेगा और इंडिया कवर करेगा। इंडिया नहीं, एशिया क्यों नहीं, गल्फ क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं, बांग्लादेश क्यों नहीं, इंडिया क्यों? तो इंडिया के फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस अफेयर्स के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के अटरेंसेस बेकार में नहीं आते। ये जवाब है जब हमने ब्रह्मोस की बात की थी ग्रीस को देने के लिए, और साइप्रस को लेके हमारा जो स्टैंड है उस पर ये नाराज रहते होंगे ऑब्वियसली, बट ही इज नॉट अ फेयर गाय। ट्रंप ने बहुत सोच समझ के और काफी डीप इनपुट्स के बाद उस तरह के अटरेंसेस दिए हैं, चाहे वो पर्ल हार्बर पे हो या इनके सत्ता पे बने रहने के लिए हो। काफी इंडिकेशंस उनको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, तो ही इज नॉट अ फेयर गाय। तो हमें अपना स्टैंड यही रखना चाहिए एज इंडियंस कि हम इसराइल के स्टडी फ्रेंड्स हैं, और इसराइल के साथ अगर ये उलझेंगे तो प्लीज आओ हमसे ब्रह्मोस ले जाओ। रशिया को इस पे कोई ऑब्जेक्शन अभी तक तो नहीं आई है, जबकि ये बातचीत अभी बातचीत ही है, इसको ऑफिशियली हमने डिक्लेयर भी नहीं किया है। जी विवेक। कर्नल पठानिया साहब, आप कैसे देखते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को? वी आर ट्राइंग टू रीड टू मच इन दिस। देखिए, कोई भी देश, या अगर हम बात करते हैं इन रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, एनी कंट्री हैज द राइट टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। उसके अंदर आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, एंड योर कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द जियोपॉलिटिक्स। अभी हिस्ट्री जो है दैट इज कंसिडर्ड एज ए बायगॉन। व्हेन आई लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन एंड एर्दोगन का जो रजीम अभी चल रहा है, ही इज अगेंस्ट इजराइल। He is a believer in two nation theory. He believes that Hamas के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है. He also believes and conveys it at various platform that Palestine must exist and they should be two nations coexisting together. He is also against कि ये जो लेबनान और सीरिया में इजराइल अटैक कर रहा है वो गलत है. तो ये एक अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी प्ले करते हैं. Erdogan is very clear that Israel is a prodigy of USA. USA किसी भी किस्म पे किसी भी टाइम के ऊपर इजराइल को छोड़ेगा नहीं, वो उनके साथ लगे रहेंगे because they are serving the strategic interest as per the West Asia is concerned. अभी उसके बाद ये छोटी मोटी खबरें आ जाती हैं, जेनोसाइड वाला, जैसे 115 साल पहले 1915 में हुआ था, उसके अंदर दे प्रोबेबली वर होपफुल दैट विल इम्प्रूव अवर ट्रेड एंड देन डिप्लोमेटिकली विल टेक देयर सपोर्ट. तो भी वो चीज खत्म हो गई है, वॉर चल रहा है, एंड दैट सिचुएशन विल नेवर अकर बिकॉज ट्रम्प एंजॉयज ए ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंस ओवर दीज टू कंट्रीज. और ट्रम्प की इजाजत के बगैर ना टर्की इस पोजीशन में है, ना इजराइल इस पोजीशन में है कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करें. सो दैट इज फॉरगॉटन थिंग. दूसरी बात ये है, इसमें इस समय जो व्हेन वी टॉक अबाउट द लीडरशिप ऑफ मुस्लिम नेशन, इसमें पाकिस्तान और तुर्की या टर्की जो भी है, ये अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं दैट वी आर द लीडर, और दोनों इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. हाँ. अभी वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, ईरान और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो कल खराब हो सकते हैं. उसके अंदर अगर यूएसए कोई अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा तो दे मे बी ए प्रॉब्लम, बट आई एम वेरी श्योर दैट इन फोरसीएबल फ्यूचर there is a very less possibility of a conflict between Israel and Turkey, because जब तक ट्रम्प वहां पे बैठा हुआ है, he will not let it happen. बाकी ये बयानबाजी चलती रहेगी. देखिए जी, क्लेम काउंटर क्लेम, एंड देन समटाइम वी हैव टू प्ले फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस.
that will go on. ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि भाई डोमेस्टिक ऑडियंस को भी आपको पुचकारना है, ओले 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 करना है, क्योंकि आपको चुनाव भी जीतना है। क्योंकि आप डोमेस्टिक ऑडियंस को आप एंटरटेन नहीं करोगे ऐसे मुद्दों पर, नेशनल सेंट्रिक, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर, तो फिर आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। निपुण भाई, आप कैसे देखते हैं इस मैटर को? देखिए विवेक जी, मैं देखता हूँ कि अभी जो मेरे चक्रवर्ती सभी ने बोला अपने अनुभव से बहुत अच्छा उन्होंने बताया। मैं ये कहता हूँ कि जो ये आज इजराइल और टर्की में है, तो मैं इसको एक नो वॉर नो पीस की कंडीशन में देखता हूँ। प्रत्यक्ष युद्ध की मुझे पॉसिबिलिटीज कम लगती है, लेकिन ये जरूर है कि वेस्ट एशिया में इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कारण क्या है कि जो अभी बताया कि टर्की और पाकिस्तान और साथ में कतर, ये तीनों ही देश अपनी नई भूमिका को तलाश रहे हैं। परंपरागत रूप से हम देखें तो ईरान और सऊदी का एक इन्फ्लुएंस एरिया रहा और उनके पास उसको बनाए रखने के बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन टर्की ने अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाने के लिए इजराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में न जाकर बल्कि इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाओं को बढ़ाया है। रही बात की डायरेक्ट वॉर होने की, हालांकि देखिए दोनों में, चाहे वो गाजा क्राइसिस को लेकर हम बात करें, सीरिया में देखें, इसके अलावा जो आपका ईस्टर्न जो मेडिटेरियन सी है, वहां भी दोनों के बीच में गैस को लेकर, समुद्री सीमाओं को लेकर टकराव रहता है। लेकिन दोनों, जैसे हम जानते हैं, नाटो के मेंबर हैं और साथ ही पूर्ण रूप से अभी भी दोनों के बीच में जो इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं वो पूरे समाप्त नहीं हुए हैं। और हम ये मान के भी चल रहे हैं कि अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे अमेरिका और यूरोपियन देशों को काफी समस्या होने वाली, दिक्कत होने वाली है। रही बात की अर्मेनिया को जिस प्रकार से वहां पर नरसंहार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्मेनिया में नरसंहार हुआ था। 10 से 15 लाख लोग कैसे मारे गए, उनको किस प्रकार से रेगिस्तान की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया गया। और केवल आज इजराइल ही नहीं, आप देखें कनाडा हो, इसके अलावा यूरोपीय संसद हो, फ्रांस हो, जर्मनी, अमेरिका पहले ही इसको जेनोसाइड डिक्लेयर कर चुके हैं। हाल के दिनों में जिस प्रकार के बयान अर्दोगान के रहते इजराइल के अगेंस्ट, तो इजराइल का ये काउंटर करना बहुत लाजमी था। यानी कि एक तरीके से आपको एक काउंटर करने के लिए स्टेटमेंट या इस प्रकार की घोषणा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अर्मेनियन पीपल मारे गए थे वो लोग थे क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, यानी कि क्रिश्चियंस थे। तो कहीं ना कहीं इजराइल अपनी जो क्रिश्चियनिटी के साथ में जो यूनिटी है उसको भी एक शो करने का प्रयास करता है कि हम कितना भी कर लें, हम कितना भी कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक धार्मिक रिलीजियस एंगल भी लाने का प्रयास इजराइल करेगा, ताकि जो टर्की की क्लोजनेस है नाटो के साथ वो वीक हो और इजराइल की जो क्लोजनेस है वो ज्यादा बढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी दोनों के बीच में जो वॉर की कॉन्फ्लिक्ट पर हम बात करें, मुझे लगता है, लेकिन ये जरूर है कि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ेगा। ये दोनों देशों बयान के मामले में भी काफी तीखापन आ चुका है दोनों देशों के बीच। इस पूरे ईरान वॉर के दरमियान कई बार इजराइल ने कहा कि तुर्की अगर ज्यादा वो अपनी सीमा से बाहर जाएगा तो उसका इलाज करना हम जानते हैं, या फिर हमें पता है कैसे ट्रीट करना है उनको। तो क्या अभी कोई सीन बनता दिख रहा है या फ्यूचर में कोई सीन बनता दिख रहा है, राजन सर? देखिए, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का सीन नहीं नजर आ रहा, बट यस, कवर टॉप चालू रहेंगे। डिप्लोमेटिक मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक से बढ़कर एक करना, वो चालू रहेगा। मतलब तुर्की के अंदर मोसाद के ऑपरेशंस चल रहे होंगे? बिल्कुल चल रहे होंगे। इवन टर्किश इंटेलिजेंस भी चुप नहीं बैठा होगा, वो जो कर सकता है वो भी कर रहा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी दोनों के बीच में जीरो के बराबर है। हालांकि थर्ड कंट्रीज के थ्रू थोड़ा बहुत ट्रेड हो रहा है, नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट उसको कह सकते हैं। तो ऑलरेडी कोई खास इकोनॉमिक रिलेशंस के बीच में नहीं है, तो किसी के ऊपर कोई इकोनॉमिक प्रेशर बन नहीं सकता। सो द एज थिंग्स स्टैंड टुडे, बेसिकली कवर्ट ऑपरेशंस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक दूसरे को नीचा दिखाना या उसके डिस्टर्ब करना, जो भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देना, भाई बाद में यही तो जाकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आशीष जी, कई बार ये पोस्चरिंग भी होती है। ये जो अचानक से बयानबाजी तुर्की की तरफ से हो रही है, ओपन सोर्सेज और सेमी ओपन सोर्सेज के ये इंफॉर्मेशन है कि पिछले आफ्टर हमास अटैक अक्टूबर 23, उसके बाद और 2 बार उसके पहले बहुत हाई लेवल डेलीगेशंस की सीक्रेट मीटिंग की थी इजराइल और टर्की ने। तो ये पीछे क्या कर रहे होते हैं और सामने क्या, कैमरा के सामने जो बयान दे रहे होते हैं, इजराइल की तरफ से जो बयान आया है वो अपैरेंटली लगता है कि यूएस की तरफ से इंस्टिगेटेड है कि आप ऐसा बोलिए, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे, जैसा कि अभी बता रहे थे पैनलिस्ट, कि कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्लेवर है इसमें।
तो अभी तुर्की अचानक से पिछले 3-4 सालों में अगेंस्ट इजराइल कुछ वर्ड्स यूज करना ऑन द फेस ऑफ इट, और पीछे के पीछे इजराइल के साथ बातें करना, टॉप लेवल डेलीगेशंस की मीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस समय ऐसे में ये फिल्टर आउट करना, तुर्की के अंदर अच्छी खासी पेनिट्रेशन है इजराइल की, बाय चॉइस टर्की ने इसको परमिट किया था, अपने हार्डवेयर पे इजराइल को काम करने दिया था, अपने इंटेलिजेंस पे इजराइल को काम करने दिया था, और उसके बाद जब वहां से विड्रॉ किया इन्होंने, आज जब ये रिलेशनशिप टूटा है, तब उन्होंने इनके कुछ लोगों को, अपने कुछ सेल्स को गिरफ्तार करना, 10 को, फिर 7 को, फिर 8 को, काफी बड़ी संख्या में वहां से मोसाद सस्पेक्ट्स और उसके स्लीपिंग एजेंट अपने जो तुर्की के लोग थे जो मोसाद को हेल्प करते हुए पाए जा रहे थे। तो ये चल रहा था। एज ऑफ नाउ लाइक राजन सर कह रहे थे, देयर इज नो चांस ऑफ अ वॉर, लेकिन हाँ, सीरिया के ऊपर अगर थोड़ा और प्रेशर इजराइल बढ़ाएगा जी, तो वो एक मेजर कंसर्न होगा तुर्की के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी ओपनली डिक्लेयर कर रहा है कि वो हमास, हिजबुल्लाह का तो नाम नहीं लेते, बट हमास के साथ हैं, और सीरिया में भी किन्हीं कारणों से वो हूती का भी नाम तो नहीं लेते, बट सीरिया के अंदर इजराइल की एक्टिविटी से वो खुश नहीं रहते। उस तरह की स्कर्मिशेस या कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं विवेक जी। सुशील सर, आपको क्या लगता है? देखिए, इस समय अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस समय ग्राउंड रियलिटी है कि इजराइल हैंड्स आर फुल। वो ईरान के साथ लड़ रहे हैं, हमास के साथ लड़ रहे हैं, कई फ्रंट पर फंसे हुए, हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, इनकी जो प्रॉक्सीज है ईरान की सीरिया और इराक में, उसके साथ लड़ रहे हैं। सो दे विल नेवर ओपन अनदर फ्रंट व्हिच दे कैन नॉट सस्टेन। जहां तक टर्की का सवाल है, देखिए टर्की जो है इस समय सबसे बड़ी जो पावर इजराइल के पास है वो है उसकी परमाणु बम, जो उसके पास 80 या 100 के बीच में है। एंड दिस इज व्हाट कीपिंग द बैलेंस इन द वेस्ट एशिया। अदरवाइज इजराइल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और उनको एम्पावर कर दिया है यूएसए ने बाई परमाणु शक्ति, और उन्होंने अपने बनाई है। तो अगर कोई भी देश जो है, इंक्लूडिंग ईरान, देखिए ईरान इज ए वेरी पावरफुल नेशन एंड दे आर यूज्ड टू द वॉर्स। उन्होंने क्यों अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने शुरू किए? बिकॉज उनको खतरा था कि अगर हम इजराइल को रोकने की कोशिश करते हैं और कल को हमारे अंदर वो परमाणु प्रहार कर देता, उस समय हमारा क्या होगा? So that was the theme on which they say कि we'll get into the pursuit of nuclear bomb. जी, मतलब in spite of tension. मतलब इजराइल के हावी हाथ भरे हुए, और इजराइल अभी एक और फ्रंट खोलने पर विचार नहीं कर सकता। निपुण जी, एक छोटा रिएक्शन जल्दी से, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन दोनों में प्रॉक्सीज कॉन्फ्लिक्ट जैसे ईरान और इजराइल के बीच में चलता आया है पहले से, तो हो सकता है कि टर्की और ज्यादा इजराइल के अगेंस्ट प्रॉक्सीज है, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, उनको और ज्यादा अपना समर्थन बढ़ाए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए रीजन किया। जी ठीक है निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका भी शुक्रिया। राजन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो टर्की और इजराइल के बीच तीखी बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल कोई कन्फ्रंटेशन होगा ये नहीं कहा जा सकता। इस खबर पर हमारी नजर है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।